नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट, और रोज की तरह हम तमाम अपडेट्स लेकर हाजिर हैं इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध से जुड़ी हुई, ताकि आपको बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर खबरों को ढूंढने की कोशिश ना करनी पड़े, बल्कि आप सीधे यहां पर अगर आए तो इस एक व्लॉग में अभी तक की जितनी भी तमाम अपडेट्स हैं और जो भी ऑथेंटिक क्रेडिबल खबरें हैं वो आप यहां से जान सके, उसका विश्लेषण भी आप समझ सकें। आज हम जिस खबर पर बात करेंगे उसको लेकर बेहद चर्चा है कि किस तरीके से अब ये जो शख्स जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त, यानी कि पाकिस्तान के जो टॉप आर्मी लीडर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो अब इस तरीके से युद्ध की इस तस्वीर में सीधे क्यों दिखने लगे हैं। क्योंकि ईरान जंग को खत्म करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान संभावित रूप से एक निगोशिएटर, एक इंटरलोक्यूटर के तौर पर खुद को पेश करने की कोशिशें कर रहा है। आपको बता दें कि ये खबरें आई हैं कि अमेरिका और ईरान के जितने सीनियर लीडर्स हैं उनको इस्लामाबाद में एक मेज पर बिठाया जाए, इस बाबत कोशिशें की जा रही हैं। कुछ अमेरिकी जर्नलिस्ट के हवाले से खबरें आ रही हैं कि आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फोन पर बातचीत भी हुई है सोमवार को। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। और पाकिस्तान की तरफ से बस ये कहा गया है, उनके मंत्रालय की तरफ से, जो उन्होंने बीबीसी को कहा है कि भाई हम लोग हमेशा तैयार हैं कि कोई भी हम भूमिका निभा सकें किसी भी तरीके से इस क्षेत्र में। इस खबर के मायने क्या हैं, और आपको यह भी याद दिला दें कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने सोमवार को इसके पहले जो है फोन पर बात की थी ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां से, और फोन पर नौरूज ईद की मुबारकबाद दी थी और हालात पर जो है चर्चा भी किया था। ये तमाम खबरें आई हैं। तो इन खबरों को लेकर जो है अभी फिलहाल मैं एक बार फिर से बता दूं कि कोई पुष्टि नहीं है कि डायरेक्ट तौर पर क्या ये बातचीत होगी या नहीं इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में, क्योंकि ईरान की तरफ से बहुत ज्यादा जो है निश्चित रूप से यहाँ पे शक है। डोनाल्ड ट्रंप पर वो यकीन नहीं कर सकते हैं और उसके पीछे उनकी अपनी वजह भी है। और जो बातें मैंने कल अपनी व्लॉग में कही थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप कोई आश्वासन दे, कोई दावा करे, उसे आप एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट नहीं बल्कि आप एक बकेट भरकर, बाल्टी भरकर जो है नमक लगाकर, मिर्ची लगाकर आप उस बयान को देखें, क्योंकि उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि वो बयान जो है बेतुके होंगे या फिर जो है वो झूठे बयान दे रहे हैं। ही लाइज थ्रू हिज टीथ। ये डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत है जिनको अब दुनिया समझ चुकी है अच्छी तरीके से। तो इस खबर पर मैं वापस से लौटूंगी और बताऊंगी कि क्यों पाकिस्तान यहां पर मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता ही है पिछले दिनों से जब ये युद्ध शुरुआत हुई है 28 फरवरी को, यानी कि आज 25वां दिन है, अकेले ईरान में, ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं। और इन सब के बीच में पाकिस्तान ये भूमिका जो निभाने की कोशिश कर रहा है, तुर्की, चीन, ये तमाम लोग बिहाइंड द सीन्स बातचीत कर रहे हैं, ओमान जैसे देश, और कोशिश कर रहे हैं कि क्या हल निकाला जा सके इस युद्ध का। तो आसिम मुनीर ने यहाँ पर ये पेशकश की है कि क्यों ना हम मध्यस्थता करें। इस खबर पर मैं वापस लौटती हूं, लेकिन पहले जरा सा जो है मैं आप लोगों को इस वक्त अपडेट्स दे देती हूं, और ये भी बता दूंगी कि ईरान ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं अभी तक इन खबरों पर। वो भी तमाम डिटेल्स इस ब्लॉग्स में आगे होंगी, लेकिन अभी जो है पहले मैं आपको बता दूं कि आज अभी लगातार जहां से जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि सोमवार को आपको याद दिला दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के जो पावर प्लांट्स है उस पर हमलों की योजना को थोड़ा सा हम डिले कर रहे हैं, 27 मार्च तक डिले कर रहे हैं। क्योंकि 21 मार्च को उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने धमकी दी थी, ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि आप 48 घंटों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी जो नाकेबंदी है उसको खत्म करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें, नहीं तो मैं आपके पावर प्लांट्स को हिट करूंगा। जवाब में हमने देखा कि ईरान ने कहा कि भाई साहब अगर आप हमारे पावर प्लांट्स को हिट करेंगे तो हम लगातार, क्योंकि हमारे हमले तो हो ही रहे हैं, आपके जितने भी सैन्य बेसिस हैं खाड़ी देशों में, जीसीसी नेशंस में, वहां पर जो पावर प्लांट्स है, वहां जो डीसैलिनेशन प्लांट है जिससे आप पानी को ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं, समंदर के खारे पानी को ट्रीट करने के बाद में, ये तमाम हमारे फिर लेजिटिमेट टारगेट्स हो जाएंगे, फिर हम आपको यहाँ पे हिट करेंगे, फिर आप सोच लो। और उसके बाद सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि ईरान के साथ पिछले 2 दिनों से हमारी बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद में एक सकारात्मक माहौल बना है। ईरान हमारी तमाम शर्तें मानने को तैयार है और इसीलिए जो है मैं अपने इस हमले की योजना को पोस्टपोन कर रहा हूं। 5 दिनों के लिए हमारी सैन्य कार्रवाई पर हम रोक लगा रहे हैं।
और सानिया कार्रवाई को रोक लगाने की वजह से 27 मार्च तक जो है अभी हम एक विंडो है जहां हम बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ में। तो ये एक और दावा है डोनाल्ड ट्रंप का कि ईरान के साथ 2 दिनों से बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसे सीनियर लीडर से बातचीत चल रही है जो रिस्पेक्टेड है, लेकिन उनका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि ज्यादातर उनके जो नेता हैं उनको तो हमने मार ही दिया है। इस खबर पर भी ईरान ने क्या जानकारी दी है, क्या रिएक्शन दिया है, वो भी बताती हूं। लेकिन अभी तुरंत एक अपडेट कर देती हूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातें कही कि भाई हम 5 दिनों के लिए रोकने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमले लगातार जारी हैं, इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी जारी हैं और जवाबी हमले ईरान की तरफ से भी भीषण हमले जारी हैं। IRGC जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, उनकी जो फार्स न्यूज एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि यूएस इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने ईरान के एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट किया है, डोनाल्ड ट्रंप के उस आश्वासन के बाद में कि 5 दिन तक कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, जिसमें गैस मैनेजमेंट बिल्डिंग, गैस प्रेशर रिडक्शन फैसिलिटी इस्फहान में उसे टारगेट किया गया है और खुरम शहर में एक जो गैस पाइपलाइन है जिसके जरिए एक पावर प्लांट को फीड किया जाता है, उसे भी टारगेट किया गया है। तो ये ताजा जो अपडेट्स हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई हमारी बातचीत चल रही है, 5 दिनों तक जो है हम सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, पावर प्लांट्स को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन उन दावों को ईरान कह रहा है कि ये तो गलत है, आप लगातार हम पर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और एयर स्ट्राइक्स कहां कर रहे हैं? आपने इस्फहान में किया है गैस मैनेजमेंट बिल्डिंग्स पर, आपने खुरम शहर में किया है पावर प्लांट को फीड करने वाले गैस पाइपलाइन पर। और IRGC के कमांडर ने यह भी जानकारी दी है कि ये जो ऊर्जा फैसिलिटीज हैं जो इस्फहान में, जो कि केंद्र ईरान में आता है, खुरम शहर पावर प्लांट है, उसमें पावर आउटेज हो गई है, पूरे शहर भर में जो है उसमें बिजली चली गई है। मैं यहां पर आपको एक इस शख्स की जो फोटोग्राफ है वो भी जरा सा दिखाती हूं, कौन है ये शख्स और इसके बारे में क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट बताए जा रहे हैं और इनकी जो है वो किलिंग हुई है ईरान में इजरायली हमलों की वजह से। ये आप सोचिए कि जिस तरीके से आप हेड ऑफ द स्टेट की किलिंग करते हैं, आपने खामनेई की किलिंग की है, आपने अली लारिजानी की किलिंग की है, खामनेई की जो है आपने परिवार, जब मुश्तबा खामनेई है, उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनके पिता एक ही हमले में वो मारे जाते हैं। और साथ ही साथ आप ईरान के ये डॉक्टर सैयद शमा कादरी हैं जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, ये प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थे एट ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जिस बिल्डिंग में डॉक्टर सैयद शमा कादरी थे, जहां से काम कर रहे थे, उसे ईरान का कहना है कि इजराइल और यूएस ने बमबारी में जो है इसे मार गिराया है, धराशायी किया है और इनको असैसिनेट किया है। तो इसी तरीके से ईरान के बहुत सारे ऐसे टॉप साइंटिस्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट वगैरह, जिनको मार गिराया जा रहा है। और ये इसीलिए मैं दिखाना चाह रही थी कि देखिए, आप गैस प्लांट्स को टारगेट कर रहे हैं ईरान के अंदर, आप डिसैलिनेशन प्लांट को टारगेट कर रहे हैं, आप जो स्टोरेज फ्यूल टैंकर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। और जब ईरान जवाबी कार्रवाई करता है इन हमलों के लिए, वो टिट फॉर टैट रेस्पॉन्स देता है, तब आप कहते हैं कि ये तो बहुत गलत है जी। वहीं उधर आपको ये भी बता दें कि खबर आ रही है, क्योंकि लेबनान में भी इजराइल का ऑफेंसिव जारी है, वहां पे भी सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, बच्चों की जान जा रही है, 30% जो मौतें हुई हैं वो अब तक बच्चे बताए जा रहे हैं। अल मना एक गैस स्टेशन है दक्षिण लेबनान में, उसमें भी खबर आ रही है कि मंगलवार को इजरायली एक हमला हुआ है और वहां एक बड़ा धमाका देखने को मिला है। जवाबी कार्रवाई में पता चल रहा है कि अमेरिका की जो बेसेस जो एरबिल में है इराक में, उन पर ईरान का हमला हुआ है। और जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हम बोलते हैं, जिसमें हिजबुल्ला है जो लेबनान से ऑपरेट करती हैं, हुतीस हैं, हुतीस ने भी कहा है कि वो जो हैं अब इस युद्ध का हिस्सा हैं और जो अमेरिकी जहाज वगैरह रेड सी से जाएंगी उनको वो टारगेट करेंगे। हिजबुल्ला ने उधर जो है दावा किया है कि कम से कम 55 अटैक उन्होंने किए हैं इजरायली फोर्सेस और पोजीशंस पर, खास करके दक्षिणी इजराइल, उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में।
तो नॉर्दर्न इजराइल एंड सदर्न लेबनान में उन्होंने अटैक्स किया है। ये 22 मार्च से 23 मार्च के बीच में हुए हैं हमले। ये हिजबुल्लाह की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनको उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है। तो ये तो है कि देखिए, जो ट्रंप के दावे हैं कि हम हॉस्टिलिटीज को रोक रहे हैं 5 दिनों के लिए, उसके विपरीत आप देखते हैं कि क्या तस्वीरें आ रही हैं लगातार। अभी भी ईरान के अंदर इस्फहान में जिस तरीके से पावर आउटेजेस हो गए हैं, वहां पे बिजली चली गई है क्योंकि गैस प्लांट्स वगैरह को निशाना साधा गया है। और खोरम शहर में भी जो है बिजली चली गई, तबाही मच गई, पावर आउटेजेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। अब आते हैं वापस से उस बड़ी खबर पर जिस पर मैंने कहा कि बात करेंगे, कि पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं और हम जो हैं आपके अधिकारियों को हम लेकर आएंगे इस्लामाबाद में। तो इस बाबत जो है आपको पता है कि शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से बातचीत की थी आपकी पेजेशकियां के साथ में, और साथ ही उन्होंने जो है वहां पर बातचीत नवरूज के दौरान पर मुलाकात बातचीत में उन्होंने तमाम बातें रखी कि वेस्ट एशिया में जो पश्चिम एशिया में हालात हैं उसको कैसे सुधारा जा सके। और ये खबर चली कि एक प्लेन जो है एकदम बाकायदा चल चुका है इस वक्त ईरान से और वो लैंड भी कर चुका है पाकिस्तान में। हर खबर पर यकीन मत कीजिए। इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत पुरानी तस्वीरों को सर्कुलेट किया जा रहा है, गलत कॉन्टेक्स्ट के साथ में गलत खबर बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ईरान की संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बगर गालिबाफ, वो बाकायदा इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और उनसे बातचीत हो रही है। लेकिन जो गालिबाफ साहब हैं जो कि ईरान के स्पीकर हैं वहां के मजलिस के, उन्होंने इस खबर को बिल्कुल फेक न्यूज बताया है, बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है। तो ईरान के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जरा सा अब हम आपको वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की तो इंटरेस्ट है, पाकिस्तान को एक अहमियत चाहिए इस रीजन में। अफगानिस्तान से जब से यूएस और नेटो ने पुल आउट किया था अपने ट्रूप्स को, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही हुआ था और जो बाइडेन के शासनकाल में हुआ और तालिबान ने टेक ओवर हुआ, अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात क्या बने हुए हैं। वहां पर जंग छिड़ी हुई है। ईद के दौरान जो है वहां पर संघर्ष विराम लागू किया गया है, लेकिन लगातार जो है वहां पर तबाही मची हुई है। इंडिया के साथ तो खैर उनका फ्रंट हमेशा ही ओपन रहता है और अमेरिकी फंड्स की जरूरत है पाकिस्तान को। तो आसिम मुनीर पिछले साल 2 बार जो हैं गए हुए थे वॉशिंगटन डीसी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। वो आपको याद दिला दे कि पिछले साल सितंबर में भी वहां पर मौजूद थे और इसीलिए वो लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे निजी रिश्ते हैं, हमारे अच्छे रिश्ते हैं। नवरूज के मौके पर मुश्तबा खामनेई का जो एक पोस्ट जारी किया गया, जिसे ईरान टीवी में पढ़कर सुनाया गया, ये लिखित पोस्ट है, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि कैसे उनके पिता अली खामनेई, जिनकी किलिंग हुई थी 28 फरवरी को युद्ध के पहले दिन में ही, वो पाकिस्तान को अपना पसंदीदा मुल्क कहते थे और वो चाहते हैं मुश्तबा खामनेई कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति कायम हो और इस बाबत जो भी कदम उठाना हो ईरान की तरफ से वो कदम उठाएंगे। तो अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम भी जो भी कदम उठाने की जरूरत हो, हम यहाँ पर दोस्ती करवाने के लिए हम उसके लिए तैयार हैं। और आसिम मुनीर इसी तरह से जो है अपनी एक स्ट्रेटेजिक लीवरेज बढ़वा रहे हैं, क्योंकि एक तो उस रीजन में सऊदी अरब के साथ उन्होंने एक डिफेंस पैक्ट किया हुआ है जिसके तहत एक सिक्योरिटी अलायंस है, सिक्योरिटी गारंटी है। क्योंकि देखिए आपको समझना होगा कि जो खाड़ी देश हैं उनकी अपने उस तरीके से जो है सेनाएं वैसी नहीं है, वैसी सैन्य क्षमताएं नहीं है कि वो ऑफेंसिव पर अकेले जा सकें। ये सारे मुल्क छोटे हैं, भले ही रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, गैस तेल तमाम चीजें हैं, पावरफुल हैं, लेकिन सैन्य क्षमताएं नहीं है। और यही वजह है कि जब खाड़ी का युद्ध हुआ था 90s में, उसके बाद अमेरिका ने उनको प्रोटेक्शन दिया था, कहा था कि हम अपनी बेसेस आपके यहाँ पर बनाएंगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। इनमें से ज्यादातर सुन्नी अरब नेशंस हैं, ईरान जो है वो एक शिया इस्लामिक नेशन है। तो ये खाड़ी देश, जैसे कि अगर आप सऊदी को देख लें, आप यूएई को देख लें, इनके पास तेल, गैस, पैसा, विदेशी निवेशक, इकोनॉमिक बबल, ये तमाम चीजें तो हैं, लेकिन सैन्य क्षमताएं नहीं है। वो कैसे अपनी मिलिट्री ऑफेंसिव को बढ़ाएं ईरान को रोकने के लिए, क्योंकि ईरान तो भाई इन खाड़ी देशों को लगातार हमला कर ही रहा है, निशाना साध ही रहा है। तो सऊदी का दबाव भी है पाकिस्तान पर कि भाई अगर हम पर हमला हो रहा है तो आप आइए, हमने एक सिक्योरिटी पैक्ट किया है, आप आकर जो है फिर हमारे लिए आप लड़िए। अब पाकिस्तान के लिए वो एक असहज स्थिति है, क्योंकि ईरान के साथ उसके अलग संबंध है। पाकिस्तान में एक बड़ा शिया तबका भी है और जब ईरान में इस युद्ध की शुरुआत हुई तो हमने देखा था कि किस तरीके से
कराची से खबर आई थी, लाहौर से भी खबर आई थी कि वहां अमेरिकी दूतावासों के बाहर जो है और कॉन्सुलेट्स के बाहर कितने भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे थे प्रदर्शन के लिए, उन पर गोलियां चलानी पड़ी थी, लोगों की जान जाने की, हताहत होने की खबरें आई थी। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए इजी चॉइसेस नहीं है। तो पाकिस्तान निश्चित रूप से चाहेगा कि शांति किसी तरीके से लौट सके और उस शांति में वो एक भूमिका निभा सके जिससे कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक लीवरेज है असीम मुनीर की वॉशिंगटन डीसी में, वो बनी रहे, वो खत्म ना हो। और इसीलिए जो है वो इस तरीके से सक्रियता दिखा रहे हैं। लेकिन ईरान ने जो कमेंट्स दिए हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा कि ईरान इन खबरों को नकार रहा है। ईरान ने कहा है कि हम समझौते के लिए नहीं लौटेंगे। ईरान ने तमाम शर्तें भी रखी हैं। क्या वो शर्तें, वो भी मैं आपको अभी तुरंत बताती हूं। लेकिन पहले आपको जरा दिखाती हूं कि क्या रिएक्शंस दिए हैं ईरान की तरफ से अभी तक। तो ये ईरान की जो दूतावास है भारत में, उन्होंने कहा कि आवर पीपल डिमांड द फुल एंड डेटरेंट पनिशमेंट ऑफ द अग्रेसर्स। नो नेगोशिएशंस हैव टेकन प्लेस विद द यूनाइटेड स्टेट्स. Such claims are fake news aimed at manipulating financial and oil markets and are distracting from the quagmire in which the United States and Israel have pulled the region into. तो वो कह रहे हैं कि भाई ये सोमवार के दिन में इस तरह के बयान इसीलिए आते हैं क्योंकि सोमवार को आपको पता है कि स्टॉक मार्केट्स ओपन होते हैं। आप अपनी मार्केट की सेंटिमेंट्स को संभालने के लिए आप पॉजिटिव बयान दे रहे हैं, आप ऑयल प्राइसेस की मैनिपुलेशन के लिए आप ऐसे बयान दे रहे हैं। और ये देखिए, ये ट्वीट है स्पीकर साहब जिनका मैंने कहा, गालिबाफ का, जिनको लेकर खबर चली थी। एक ट्वीट आया कि देखिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, लेकिन गालिबाफ ने इनकार कर दिया। गालिबाफ ने कहा कि आर पीपल डिमांड द कंप्लीट एंड ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट ऑफ द अग्रेसर्स। जिन लोगों ने हम पर आक्रमण किया है उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। All officials stand firmly behind their leader and people until this goal is achieved. कि जब तक हम इन लोगों को एक सजा ना दे दे तब तक जो है हमारी ये गोल्स जारी हैं और हम अपने नेता के साथ, मुश्तबा के साथ खड़े हैं। No negotiations with Americans have taken place. कोई बातचीत नहीं हुई है, वार्ता नहीं हुई है। Fake news is intended to manipulate financial and oil markets and to escape the quagmire in which America and Israel are trapped. कि वो एक चक्रव्यूह में इस वक्त फंस गए हैं, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए इस फेक न्यूज को फैला रहे हैं कि ईरान जो है बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये ईरान पूरे दावे के साथ कह रहा है। उनके दूतावास के ट्विटर हैंडल से इस पोस्ट को डाला गया है, जो भारत स्थित उनका दूतावास है। स्पीकर के खुद को पोस्ट को भी आपने देखा, जो यहां पर वो तमाम बातें कर रहे हैं। तो भले ही आसिम मुनीर पिछले साल जून में, सितंबर में वॉशिंगटन डीसी गए थे, शहबाज शरीफ लगातार बातचीत कर रहे हैं पेजेशकियां से, और पाकिस्तान की एक अपनी उत्सुकता है कि इस युद्ध के जरिए जो है फिर से अपनी अहम भूमिका बनाएं। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे माना जाता है कि उन्होंने बिटकॉइंस वगैरह में पाकिस्तान में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। तो इसलिए उनकी इंटरेस्ट है कि वो शांति योजना का एक हिस्सा बन सके, एक्टिव हिस्सा बन सके। इट शुड बी अ कॉज ऑफ हार्टबर्न और चिंता फॉर इंडिया बाय द वे, क्योंकि इन निगोशिएशंस में इंडिया गायब है। पाकिस्तान चाहे जो भी कर रहा हो, गलत चीजें कर रहा हो, लेकिन अपनी एक रेलेवेंस बनाए हुए हैं। हमारे लिए ये निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। तो यहां पर आइए मैं आपको सुनाती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्या कहा था जब उनसे पूछा गया बातचीत को लेकर और हॉर्मुज स्ट्रेट के कंट्रोल को लेकर। उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम हॉर्मुज स्ट्रेट को जो है आयतुल्लाह के साथ में मिलकर हम कंट्रोल करेंगे, जो भी आयतुल्लाह हो। पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनिए और फिर आपको सुनवाती हूं कि उस पर आईआरजीसी ने क्या रिस्पांस दिया। बातचीत को लेकर तो आपने देख ही लिया कि इन लोगों ने तमाम बातें मना कर दी हैं। अब ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है वो सुनिए। This works. How soon? And who's in control of it? Be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in control? Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. तो आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि हमने तो बहुत सीरियस रिजीम चेंज हम करवा रहे हैं, लगभग सारे लोगों को मार दिया है। Regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid.
be open कि हम ऐसे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं जिनको हमें लगता है कि वो बहुत रीजनेबल हैं, वो सॉलिड हैं, ये डोनाल्ड ट्रम्प का दावा है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में नाम आया गालिबाफ का कि अब वही स्पीकर हैं, सीनियर लीडर हैं, लारिजानी तो मारे जा चुके हैं, तो डोनाल्ड ट्रम्प किससे बातचीत कर रहे हैं। गालिबाफ ने उन खबरों को गलत बता दिया है और हॉर्मुज स्ट्रेट के कंट्रोल को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द खुल जाएगा और उससे कंट्रोल करेंगे आयतुल्लाह और मैं, जो भी आयतुल्लाह हो। तो उस पर आईआरजीसी ने क्या जवाब दिया है, आइए आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन के जवाब को भी हम सुना देते हैं। रहमान रहीम جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل ابتکار عمل در منطقه خلیج فارس و آبهای سرزمینی عمان را در دست دارد و بسیار هوشمندانه و مقتدرانه تنگه هرمز را کنترل می‌نماید. لذا به دلیل تسلط و قدرت کافی نیازی به مینگذاری در خلیج فارس نخواهد بود و بنا به ضرورت از هر امکانی برای تأمین امنیت استفاده خواهیم کرد. نیروهای مسلح با تسلط بر دشمنان آمریکایی صهیونیستی با همکاری کشورهای منطقه قادر به تأمین امنیت خلیج فارس می باشند و کشورهای فرامنطقه‌ای حق دخالت در این حوزه را ندارند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. तो इन्होंने कहा है कि भाई देखो, हम लोगों को जो है, हम बहुत इंटेलिजेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहे हैं और उसमें माइनिंग करने की भी जरूरत नहीं है। हमारा पूरा का पूरा अथॉरिटी जो है वो बना हुआ है और वो जो है वो नहीं खोने वाला है। या मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चूंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा गले का फांस बन गया है कि आखिर उसको वो कैसे खुलवाए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कभी अल्टीमेटम दे रहे हैं, कभी झूठ बोल रहे हैं कि हमने बातचीत शुरू कर दी है, कभी कह रहे हैं कि 5 दिनों के लिए एक्सटेंशन दे रहा हूं, मैं अल्टीमेटम को होल्ड पर रख रहा हूं, पोस्टपोन कर रहा हूं। लेकिन मेजर जनरल मोहसिन रिजाई हैं, जो फॉर्मर कमांडर हैं आईआरजीसी के, बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी कहा है, बयान दिया है कि द वॉर विल कंटिन्यू अंटिल ऑल डैमेजेस आर कॉम्पनसेटेड। जब तक कि जितने भी हमारे जो नुकसान पहुंचाए हैं आपने हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके लिए आप रिपेरेशंस ना दें हमें, जब तक कि सारी इकोनॉमिक सैंक्शंस ना लिफ्ट हो। जो इतने दशकों से जो है अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं कि उनको भी आप हटाइए। A guarantee is obtained that United States will not interfere in Iran's affair, कि एक अंतरराष्ट्रीय गारंटी मिले कि इस तरह के हमले आप वापस से नहीं करेंगे, आप ईरान के मामलों में, अंदरूनी मामलों में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब तक जो है हम तैयार नहीं हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोले या इस युद्ध को बंद करे या समझौते के लिए लौटे। दिस इज द डिसीजन ऑफ आवर नेशन, आवर लीडर एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस। और आगे वो ये भी कहते हैं कि इफ द यूएस टारगेट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इरानियन सिविलियंस वी विल नॉट रेस्पॉन्ड एट द सेम लेवल, ईरान विल रेस्पॉन्ड एट हायर लेवल्स। कि भाई अगर आपने हमारे नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे आप पावर आउटेजेस करवा रहे हैं, डिसैलिनेशन प्लांट को हिट कर रहे हैं, आप जितना हमें मारेंगे हम उससे कहीं गुना ज्यादा आपको हिट करेंगे। ये कहना है मेजर जनरल मोहसिन रिजाई का। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें कही हैं। तो 5 डिमांड्स हैं जो उन्होंने सामने रखी हैं। उनमें से 3 डिमांड्स की तो बात हो ही रही थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि पर्शियन गल्फ में, खाड़ी मुल्कों में जो आपकी अमेरिकी सैन्य बेसेस हैं उनको आप बंद करें। वैसे भी वहां पे बहुत सारी जो दूतावास वगैरह है वो अमेरिका को बंद करनी पड़ी है इस युद्ध की वजह से। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने नुकसान पहुंचाया है, हमारे आपने खर्ग आइलैंड पर अटैक किया है, आपने हमारे पावर प्लांट पर अटैक किया है, उन सब के लिए आप हमें रेपरेशन दे, पेनल्टी दे। तीसरा कहा है कि ईरान का जो कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, हमारे जो नियंत्रण है उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए। तो यानी कि एक तरह से खारिज कर रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातें कही हैं कि देखिए हम आयतुल्लाह के साथ मिलकर इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, ये बकवास है। जो भी सेकेंडरी सैंक्शंस आपने लगाई है ईरान की एंटिटीज पर, एक तो आप डायरेक्ट सैंक्शन लगाते हैं, दूसरा आप कह देते हैं कि भाई ईरान के तेल से, ईरान के को खरीदने के लिए कोई और एंटिटी अगर ले रहा है, कोई और सेकेंडरी सैंक्शन लगा रहे हैं तो वो भी हटाइए। और आप अंतरराष्ट्रीय, आखिरी जो उन्होंने शर्त रखी है कि अंतरराष्ट्रीय जो आपकी गारंटीज है वो दीजिए कि आप ईरान की संप्रभुता पर आगे चोट नहीं करेंगे और अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो हैं ये पॉइंट्स रखी गई हैं। वैसे कल ही मैंने आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब कहते हैं कि भाई शांति होगी, उसमें एक सबसे बड़ा सवाल है क्या नेतन्याहू तैयार होंगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं युद्ध जारी रहे, वो चाहते हैं कि ईरान की क्षमता को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दे, वो तो ईरान की एग्जिस्टेंस ही नहीं चाहते हैं। और वही हुआ भी है। नेतन्याहू ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की है,
उसमें भी वो एक तरह से वो नैरेटिव को बढ़ा रहे हैं कि नहीं नहीं पीछे से शायद बैकग्राउंड टॉक्स के लिए कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन हम लोग एक पेज पर हैं कि हमने जो इस युद्ध की शुरुआत की है इसके हम गोल और ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं, हम उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। तो नेतन्याहू ने क्या कहा, आइए आपको वो बयान भी सुना देती हूँ। שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין הדק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. צה"ל וצבא ארצות הברית כדי तो देखिए नेतन्याहू जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2 दिन पहले ही हमने जो है ईरान के 2 और परमाणु साइंटिस्ट को उड़ा दिया। देखिए मैंने एक इंजीनियर की खबर दिखाई आपको कि कैसे उनको मारा गया है। ये जो उनकी एजुकेशनल वाली उनकी बेस के लोग हैं, उनको आप किस रूल, वॉर के किस रूल के तहत आप मार रहे हैं? अगर कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, उसको असैसिनेट आप कर रहे हैं, क्या ये वॉर क्राइम्स नहीं है लगातार? तो ये साफ है कि नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि कोई सीज फायर हो, कोई बातचीत हो। कल को अगर सीज फायर का ऐलान हो भी जाए तो भी मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि नेतन्याहू कोई ना कोई ऐसी प्रोवोकेटिव एक्ट कर देंगे ताकि ये युद्ध जारी रहे। उनका दिल नहीं भरा है, ना गाजा से युद्ध उनका दिल भरा है, ना लेबनान में ऑफेंसिव जारी करके उनका दिल भरा है, ना ईरान में युद्ध करके जो है उनका दिल भरा है। इस युद्ध की शुरुआत तो आखिरकार इन्होंने ही की थी, इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहकर, ये कहते हुए कि इमिनेंट थ्रेट है, जो थ्रेट आज तक अभी प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन ओमान जैसे देश लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान जो है तमाम बातों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था और एक बातचीत का स्वरूप तैयार हो गया था जब इजराइल ने हमला कर दिया 28 फरवरी को और इस युद्ध की शुरुआत हो गई। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप अभी भी जो है उत्सुक हैं और दावे तो किए ही जा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि ईरान की जितनी भी यूरेनियम है वो नियंत्रण में ले लेंगे। सुनिए जरा इस बयान को भी। To that, yeah, we've agreed to that. We're going to get that. We've agreed to that. Yeah, we've agreed to that. You want the enriched uranium before you can end this. And we want no enrichment, but we also want the enriched uranium. If this happens, it's a great start for Iran to build itself back, and it's everything that we want. Very easy. If we have a deal with them, we're going down and we'll take it ourselves. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम एक तो चाहते हैं कि ईरान जो है यूरेनियम एनरिचमेंट ना करे और अभी तक जो एनरिच कर चुका है वो हमें दे दे, वो स्टॉक हमें मिलने वाला है। ये कल की बातें थी जब उन्होंने दावा किया था कि 2 दिन से बातचीत भी चल रही है, 5 दिन के लिए हमला पोस्टपोन भी कर दिया है और सीनियर सॉलिड लीडर के साथ बातचीत हो रही है। तमाम दावों को ईरान ने फेक न्यूज बताया है और कहा है कि कोई बातचीत जारी नहीं है। पाकिस्तान अपना अलग गेम कर रहा है इसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर बनने के लिए। तो मैंने कहा कि ये जो तमाम अपडेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर कर दूं। जो भी खबर आप सोशल मीडिया पर देखें, एक बार फिर से कहूंगी, फेक न्यूज से बचिए, फेक नैरेटिव से बचिए, सोच संभल कर रिएक्ट कीजिए। बहुत फॉग ऑफ वॉर है और ऑथेंटिक जानकारी के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका शुक्रिया। अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए तमाम अलर्ट्स के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, आगे भी अपडेट्स जारी रहेंगी। नमस्कार, आदाब।